everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो बच्चा आज है हमारी 15 डेज प्लेज का डे 8। देखो अभी तक हम लोगों ने माइक्रो के हमारे 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए वन शॉट के अंदर, और कल से हम लोगों ने स्टैट्स स्टार्ट करी थी। तो कल हम लोगों ने करा था स्टैट्स का चैप्टर नंबर 1। अब आज हम लोग करेंगे स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। अगेन वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। प्लस जितने भी नोट्स मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ये सारे नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम है नेहा जांगेड़ क्लासेस। तो ये सारे नोट्स आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। शुरू करें फटाफट से। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। देखो डेटा मतलब एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे आप कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, यानी कि रिजल्ट निकाल सकते हो। उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। अब डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास में दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी सोर्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, आप कोई स्टडी कर रहे हो, आप कोई इंक्वायरी कर रहे हो, आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो जो भी कोई इंक्वायरी करता है, स्टडी करता है, डेटा कलेक्ट करता है, उस इंसान को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। तो यहाँ पर आप कौन हो, इन्वेस्टिगेटर हो। आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवा रहे हो। अब डेटा को कलेक्ट करने के लिए दो सोर्सेज हैं हमारे पास में, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया कि अगले 15 डेज के अंदर आपके एरिया में जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं, उन एक्सीडेंट से रिलेटेड मुझे प्रोजेक्ट वर्क चाहिए। समझ में आया। तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपके एरिया में जो भी एक्सीडेंट होता है, आप उस जगह पर जाते हो और उस जगह पर जाकर, यानी कि सोर्स ऑफ ओरिजिन से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। आप उस जगह पर जाते हो, वहां पर प्रॉपर पता करते हो कि 2 व्हीलर का एक्सीडेंट हुआ है, 4 व्हीलर का हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स। तो यहाँ पर आप सोर्स ऑफ ओरिजिन से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि जहां पर उस इंफॉर्मेशन, उस डेटा का जन्म हुआ है, वहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मिलती है। आप पहली बार खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जब आप खुद डाटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स। क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्स। अब मैंने आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली बच्चे जो 15 डेज एक्सीडेंट हुए हैं, इसका डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको ये जो डाटा है वो न्यूज़पेपर के अंदर मिल जाएगा, टीवी पर मिल जाएगा, और तो और आपको न्यूज़पेपर और टीवी देखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली ये डाटा नेट पर मिल जाएगा कि किस एरिया में कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। तो किसी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा है, उन्होंने किसी और पर्पस से डाटा को कलेक्ट करा होगा। आप सिंपली उस डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इसे बोला जाता है सेकेंडरी सोर्स। क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स। तो जब किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी डाटा को कलेक्ट कर रखा है, आप सिंपली वो जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी डाटा एग्जिस्ट करता है, उस पर निर्भर कर रहे हो। यहां पर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी सोर्स। समझ में आ गया। जब आप खुद जाकर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन डाटा कलेक्ट करते हो, वो प्राइमरी सोर्स है। जब किसी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी डाटा कलेक्ट कर रखा है, आप सिंपली उस डाटा को यूज कर लेते हो, नेट वगैरह से चेप लेते हो, उसे बोला जाता है प्राइमरी सोर्स। अच्छे से चमका। अब देखो, जो डाटा हम प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को बोला जाता है प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा है, जो आपने कलेक्ट करा है, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है शुरू से लेकर एंड तक, उस डेटा को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा। कहां से कलेक्ट करा गया है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन। मतलब ये क्या है, फर्स्ट हैंड डेटा है, सेकेंड हैंड डेटा नहीं है। लेकिन सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा है, जो हमें सेकेंडरी सोर्स से मिला है। किसी एजेंसी, किसी इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी इस डेटा को कलेक्ट कर रखा था, किसी और पर्पस से ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उस डाटा को सिंपली आपने यूज कर लिया। मतलब ये क्या है, सेकेंड हैंड डाटा है। इसी डाटा को हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी डाटा। समझ में आ गया। अब देखो, जिस भी इंस्टीट्यूशन ने इस डाटा को कलेक्ट करा था, हो सकता है उन्होंने इसे पब्लिश कर दिया हो, उन्होंने इसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया, मैगजीन्स में पब्लिश करवा दिया, कहीं पर भी पब्लिश करवा दिया।
आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हो, आप नेट वगैरह से कलेक्ट करते हो, या फिर हो सकता है उस इंस्टीट्यूशन, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खुद के पर्सनल यूज के लिए उस डेटा को कलेक्ट करा था, खुद के ऑफिशियल यूज के लिए उस डेटा को कलेक्ट करा था, सिंपली डेटा उनके पास में है, उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया, तो आप उनके इंस्टीट्यूशन, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर भी ये डेटा कलेक्ट कर सकते हो। समझ में आ गया ना? एक और एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने कहा आपके एरिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आपको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता करना है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का पता करना है, तो आप आपके एरिया की हर फैमिली के अंदर, हर परिवार में जाते हो और वहां पर जाकर सवाल पूछते हो, फैमिली में कितने लोग हैं, कितने लोग अर्न करते हैं, फैमिली की अर्निंग्स कितनी है, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो आप खुद डाटा कलेक्ट कर रहे हो। ये कौन सा डाटा है? प्राइमरी डाटा। वहीं ये डाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट कलेक्ट कर चुकी होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल पार्टी के पास में ऑलरेडी ये डाटा होता है, किसी और पर्पज से वो कलेक्ट करके रखते हैं। इनफैक्ट आपको नेट वगैरह पर भी मिल जाएगा, वहां से सिंपली आपने डाटा को कॉपी पेस्ट कर लिया। कौन सा डाटा है? सेकेंडरी डाटा। अच्छे से चमका? अब देखो ये जो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 है ओरिजिनलिटी। हमें पता है प्राइमरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर कौन है? जो स्टडी कर रहा है, जो इंक्वायरी कर रहा है। आप इन्वेस्टिगेटर हो। जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, वो प्राइमरी डाटा है, ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल होगा। लेकिन सेकेंडरी डाटा ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्राइमरी डाटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो शुरू से लेकर एंड तक, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके मकसद के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर किसी तरह की एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सेकेंडरी डाटा मतलब वो डाटा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी एजेंसी और इंस्टीट्यूशन ने पहले से उस डाटा को कलेक्ट कर रखा है, आप सिंपली उस डाटा को यूज कर रहे हो, तो उनका पर्पस अलग था, आपका पर्पस अलग है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है प्राइमरी डाटा एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, आपके एफर्ट्स भी ज़्यादा लगेंगे, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, प्लस पैसा भी ज़्यादा लगेगा। आप खुद बार बार उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाओगे या फिर उन फैमिलीज़ के पास में जाओगे, आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आएगी। वहीं सेकेंडरी डाटा कुछ नहीं है, आपको टीवी से, न्यूज़पेपर से, आपको नेट से इंफॉर्मेशन निकालनी है या फिर उस इंस्टीट्यूशन में जाकर वहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, तो ये कहीं ना कहीं लेस एक्सपेंसिव है। ईजी हो गया? समझ में आ गया अच्छे से? अब देखो आगे हम बात करते हैं, ये जो प्राइमरी डाटा है जो कहाँ से कलेक्ट करा गया है, फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जहां से इंफॉर्मेशन का जन्म हो रहा है, वहां से जो डाटा कलेक्ट करा गया है, कौन सा डाटा है? प्राइमरी डाटा। इस प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास में 3 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 है पर्सनल इंटरव्यू, नंबर 2 है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड शेड्यूल्स, और लास्ट तो आसान सा है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। नंबर 1 है पर्सनल इंटरव्यू। एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, कुछ नहीं है, जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उनके साथ में आप पर्सनली मिल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप इन्वेस्टिगेटर हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपको फैक्ट्री के वर्कर्स की कंडीशन जाननी है कि फैक्ट्री के वर्कर्स की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप फैक्ट्री के वर्कर्स से मिल रहे हो, ये क्या है? पर्सनल इंटरव्यू है। एक होता है क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। यहाँ पर आप कुछ नहीं करोगे, आप एक क्वेश्चन पेपर बना दोगे और वो क्वेश्चन पेपर उन लोगों को मेल कर दोगे जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करेंगे और आपको वो क्वेश्चन पेपर रिटर्न कर देंगे। और तीसरा कुछ नहीं है, जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए उन्हें आप कॉल करोगे और कॉल पर इन्फॉर्मेशन लोगे। ये मैंने मोटा मोटा बता दिया। तो देखो पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हमारे पास में 3 मेथड्स आते हैं। पहला है DPI, इसका मतलब है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड है IOI यानी कि इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और लास्ट है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो ILSC, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स। वन बाय वन डिस्कस करें। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर पहला आता है हमारे पास में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, आप कौन हो? इन्वेस्टिगेटर हो। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? एक फैक्ट्री के अंदर जो 20 लोग काम करते हैं, आपको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन का पता करना है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन का पता करना है कि यार उनके पास में कितना पैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। तो ये जो फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए,
इन वर्कर्स को बोला जाता है रेस्पोंडेंट्स। क्या कहते हैं? रेस्पोंडेंट्स। क्या कहते हैं? रेस्पोंडेंट्स। जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उन लोगों को क्या बोला जाता है? रेस्पोंडेंट्स। जब इन्वेस्टिगेटर खुद, फैक्ट्री के अंदर मैंने कहा 12 वर्कर्स है, 12 रेस्पोंडेंट्स हैं, 12 नहीं 20। जब इन्वेस्टिगेटर खुद 20 के 20 रिस्पोंडेंट्स वर्कर्स के पास में जाता है और उनसे पर्सनली बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, इसे बोला जाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वही लिखा है एक ऐसा मेथड इस जिसके अंदर डेटा जो है वो पर्सनली कौन कलेक्ट करता है? खुद इन्वेस्टिगेटर आप कलेक्ट कर रहे हो। वो भी किससे कलेक्ट कर रहे हो? रिस्पोंडेंट से। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट्स दोनों के बीच में क्या होता है? पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। रिस्पोंडेंट्स कौन है? जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन्स फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को किसी क्लास के बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्लास के बच्चों से बात कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, क्लास के बच्चे कौन है? रिस्पोंडेंट्स हैं। मैं उनके साथ में डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट कर रही हूँ, ये क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। कब कब सूटेबल है? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा लिमिटेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं है। जब 20 वर्कर्स हैं, 30 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं, तब ये सूटेबल है। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है, अगर ज़्यादा होंगे, 200-300 लोग होंगे, तो सबके साथ में पर्सनली मिलना पॉसिबल नहीं है। जब हमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी चाहिए, तो अगर हमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों से लेनी पड़ेगी जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब हम चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसी रहे? सीक्रेट रहे, बात जो है वो इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट्स के बीच में रहनी चाहिए। जब हमें एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम इंफॉर्मेशन उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, और जब जरूरी है कि हम रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, तब ये मेथड हमारा सूटेबल है। फायदे क्या क्या हो गए इसके? ओरिजिनलिटी है, ऑब्वियसली बात है, आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप किससे ले रहे हो? जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहा है, आप खुद पर्सनली हर रिस्पोंडेंट के पास में जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो रिलायबल है, यानी कि आप इस इन्फॉर्मेशन पर रिलाय कर सकते हो, डिपेंडेंट रह सकते हो। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जब आप पर्सनली खुद जाके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करोगे रिस्पोंडेंट्स के साथ में, तो आपको अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। आपने पूछा आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है, तो वो जो वर्कर है वो ये भी बताएगा इंग्लिश मीडियम में है, और वो साथ में स्कूल का नाम भी बताएगा, वो बच्चे की क्लास भी बताएगा। आपको एक्स्ट्रा अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है सेम सेम। आप खुद जाकर 20 वर्कर से मिल रहे हो, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी होगी कि हर वर्कर से आप सेम तरह के सवाल पूछोगे, हर वर्कर के अलग अलग जवाब आएंगे, लेकिन आपने सवाल तो सेम पूछे है ना, तो आप सारे के सारे वर्कर्स के जो आंसर्स हैं उन्हें कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर कर कर आप कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। तो यूनिफॉर्मिटी होती है, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद डाटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो सेम तरह के सवाल पूछकर उनके जवाबों को कंपेयर कर सकता है। और लास्ट है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है, मान लो आपको जो भी आपका रिस्पोंडेंट है उसे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, ताकि आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। समझ में आ गया? वहीं इसके डीमेरिट्स क्या क्या है? पहली बात तो यहाँ पर आप वाइड एरिया कवर नहीं कर सकते। क्यों कवर नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मान लो 200-300 वर्कर्स हैं या फिर 200-300 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे के सारे वर्कर्स के साथ में डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो वाइड एरिया कवर नहीं हो सकता। पर्सनल बायस हो सकता है, मान लो जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसी वर्कर को जानता है, वो उसका रिलेटिव है, तो वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन लिख सकता है, या तो बहुत अच्छा लिख देगा या फिर बहुत खराब लिख देगा। तो पर्सनल बायस यानी कि वो जो भेदभाव, पार्शालिटी होती है, वो पार्शालिटी यहाँ पर पॉसिबल है। कॉस्टली है, ऑब्वियसली बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा, पर्सनली सबसे मिल रहे हो, आपके एफर्ट्स, मेहनत ज़्यादा लगेगी और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, अच्छी खासी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएगी। प्लस लिमिटेड कवरेज है, यहाँ पर आप कम लोगों को ही कवर कर सकते हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों से डायरेक्ट पर्सनली नहीं मिल सकते, तो कहीं ना कहीं लेस रिप्रेजेंटेटिव है, बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कंक्लूजन्स भी गलत निकल सकते हैं। समझ में आ गया? तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब सेकंड हमारे पास में आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगेन इसका मतलब आप कौन हो? इन्वेस्टिगेटर हो, यानी कि आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको इंफॉर्मेशन जाननी है। एक बार इसे इरेज करते हैं। आप कौन हो? आप हो इन्वेस्टिगेटर।
गेटर। आपको क्या चाहिए, आपको मान लो क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहलाएंगे, स्टूडेंट्स कहलाएंगे रेस्पोंडेंट्स। और यहां पर एक इंसान और होता है इन स्टूडेंट्स की, जो क्लास टीचर है। इस क्लास टीचर को हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, विटनेस। क्या बोलेंगे, विटनेस। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता पिछले वाले की तरह, वो बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ में कांटेक्ट करता है, ऐसे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है जिसके बारे में ये माना जाता है कि भैया इस व्यक्ति के पास में इन रिस्पोंडेंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी। मुझे स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा चाहिए तो मैं स्टूडेंट से डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट करने की बजाय मैं उनकी जो क्लास टीचर है, क्योंकि क्लास टीचर के बारे में अज्यूम करा जा रहा है कि क्लास टीचर के पास में हर बच्चे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, मैं जब क्लास टीचर से हर बच्चे के बारे में डाटा कलेक्ट करूं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और ये जो क्लास टीचर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विटनेस। फैक्ट्री के वर्कर्स से डाटा कलेक्ट करने की बजाय उनके मैनेजर से वर्कर्स के बारे में डाटा कलेक्ट करूं तो वो मैनेजर कौन है, विटनेस है। ये मेथड हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सो इट इज अ मेथड by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is required। यहां पर हम जिन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे, इट इज कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सन। इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरे व्यक्ति से कलेक्ट कर रहे हैं who is expected to possess the necessary information, जिसके बारे में ये माना जाता है कि इसके पास में तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी ही, और इस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, विटनेस। समझ में आ गया। अब ये कब कब सूटेबल है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है। मान लो क्लास के अंदर 200 स्टूडेंट्स है, तो 200 स्टूडेंट से डायरेक्ट पर्सनली मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्टली क्लास टीचर से पूछ लूंगी, तो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, ये तभी भी सूटेबल है। जब पॉसिबल नहीं है कि हम रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके, मैं बच्चों से नहीं मिल सकती, बच्चे पेपर दे रहे होंगे, बच्चे पढ़ाई में बिजी होंगे, तो मैं डायरेक्टली टीचर से मिलूंगी। जब हमारे रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो इलिटरेट है, यानी कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते, या फिर वो इग्नोरेंट है, जैसे फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे सकते, इग्नोरेंट है, इलिटरेट है, या फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी जटिल है, हमारे सवाल ही इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि रिस्पोंडेंट्स उनके आंसर्स नहीं दे सकते, हमें सिर्फ एक्सपर्ट से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया। फायदे क्या क्या हो गए इसके, वाइड कवरेज है, आप ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हो क्योंकि आप पर्सनली सबसे नहीं मिल रहे, लेस एक्सपेंसिव है पहले वाले के कंपैरिजन में, ज्यादा टाइम, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। जब आप मैनेजर से आंसर्स पूछ रहे हो, क्लास टीचर से आंसर्स पूछ रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स के ओपिनियन मिल जाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा रिलायबल है, आप डेटा पर डिपेंडेंट रह सकते हो। यहाँ पर जो पिछले वाले में इन्वेस्टिगेटर खुद किसी ना किसी रिस्पोंडेंट के टूवर्ड्स बायस्ड था, वो चीज, वो बायस्डनेस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद रेस्पोंडेंट से नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है जो विटनेस है, जो क्लास टीचर है, वो किसी पर्टिकुलर बच्चे के टूवर्ड्स बायस्ड हो, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के साइड से जो बायसनेस है, जो पक्षपात, पार्शियलिटी है, वो कहीं ना कहीं नहीं होगी। ये मेथड काफी ज्यादा सिंपल है क्योंकि आप सिंपली क्या कर रहे हो, विटनेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो ये लेस एक्यूरेट है, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन उस इंसान से कलेक्ट नहीं कर रहे जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी दूसरे व्यक्ति से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बायसनेस हो सकता है जो विटनेस है, जो क्लास टीचर है, वो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के टूवर्ड्स पार्शल हो, जो मैनेजर है वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर के टूवर्ड्स पार्शल हो, तो उसकी यहाँ पर बायसनेस हो सकती है। और कई बार ऐसा भी होता है जो विटनेस है वो केयरलेस है, वो ज़्यादा हमें अटेंशन नहीं दे रहा, हमारे सवालों के जवाब सही से नहीं दे रहा, तो इस सिचुएशन में हम जो कंक्लूजन्स, जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं रॉन्ग हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब थर्ड हमारे पास में आता है, पहले इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा देखा था हम लोगों ने, डीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड हम लोगों ने देखा आईयूआई, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिस्पोंडेंट्स के साथ में क्या था, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट किसके साथ में हो रहा है, विटनेस के साथ में। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब सूटेबल है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा छोटा है, हम कम पॉपुलेशन को ही कवर कर सकते हैं। आईओआई हमारा सूटेबल है जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, लार्ज है, क्योंकि हम पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे।
Under this method, the investigator must be well versed in the language and cultural habits of the respondents. Direct personal investigation के अंदर जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसे रिस्पोंडेंट्स की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, उसे फैक्ट्री वर्कर्स की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वो उनके कल्चर को लेकर काफ़ी अवेयर होना चाहिए, उसे उनकी हैबिट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो पर्सनल कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन यहाँ पर इस तरह की चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्पोंडेंट्स के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा जा रहा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कॉस्टली है, टाइम के कंडीशन में भी, एफर्ट्स को देखते हुए भी, पैसे को देखते हुए भी, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं लेस एक्सपेंसिव है। चमक गया अच्छे से। थर्ड हमारे पास में आता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट्स। अब देखो ये बेसिकली कौन यूज करते हैं? टीवी वाले यूज करते हैं, रेडियो वाले यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर वाले यूज कर सकते हैं, या फिर जर्नल्स मैगजीन्स वाले यूज कर सकते हैं। तो ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं इन्वेस्टिगेटर। कौन है? इन्वेस्टिगेटर। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? इन्वेस्टिगेटर कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करके रखता है। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटर है इसने कुछ लोकल पर्सन्स को हायर कर रखा है, या फिर इन्हें आप कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बोल सकते हो। इसने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर कर रखा है। इन लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स का क्या काम है? बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिस्पॉन्डेंट से। ये लोकल लोग जो है वो रिस्पॉन्डेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको सप्लाई करते हैं? इन्वेस्टिगेटर को सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल क्या है? इन्वेस्टिगेटर है, और उसने बहुत सारे लोकल पर्सन्स यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर कर रखा है, रिपोर्टर्स को हायर कर रखा है। ये रिपोर्टर्स कंटिन्यूअस बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेशन किसे सप्लाई करते हैं? न्यूज़ चैनल को सप्लाई करते हैं। तो जब हमें रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तब इन्वेस्टिगेटर किन्हें हायर करता है? लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर करता है। अंडर दिस मैथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स, किसे अपॉइंट करता है? लोकल पर्सन्स को, यानी कि करेस्पॉन्डेंट्स को अलग अलग जगह पर, और ये लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीकों से, जैसे पापाराजी वगैरह हो गया, और इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं इन्वेस्टिगेटर को कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो कब कब सूटेबल है? ये सूटेबल है जब इन्वेस्टिगेटर को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, जैसे रिपोर्टर्स इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा लार्ज है, आपने देखा होगा हर एरिया के अंदर रिपोर्टर्स होते हैं, और वो सारे के आज तक है, आज तक के रिपोर्टर्स हर एरिया के अंदर है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और किसे सप्लाई करेंगे? आज तक को सप्लाई करेंगे। तो कब पॉसिबल है? जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है। ज़्यादातर ये मेथड जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी मैगजीन, न्यूज़ चैनल वाले यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ये मेथड तब सूटेबल है जब हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तो तभी आती है जब इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली मिलकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। वो खुद तो नहीं मिल रहा, करस्पॉन्डेंट्स की हेल्प से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो जब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, तब ये मेथड हमारा सूटेबल होता है। फायदे क्या क्या है? इकोनॉमिकल है, इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा तो उसका टाइम एफर्ट बच रहा है, पैसे भी बच रहे हैं कहीं ना कहीं। यहाँ पर वाइड कवरेज हो जाता है, हम बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं क्योंकि हर एरिया के अंदर करस्पॉन्डेंट्स हैं। कंटिन्यूअस बेसिस पर रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन मिलती है, और स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल है, जैसे न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, मैगजीन्स वाले हैं, जर्नल्स वाले हैं, वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है? लैक ऑफ ओरिजिनलिटी। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट नहीं कर रहा, कौन कलेक्ट कर रहा है? लोकल पर्सन्स कलेक्ट कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। मैंने कहा आपके पास में 10 लोकल पर्सन्स है, 10 करस्पॉन्डेंट्स हैं, तो 10 के 10 अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, 10 के 10 अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं, तो इन्फॉर्मेशन सेम तरह की नहीं आएगी। अगर सेम तरह की नहीं आएगी तो उस इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। पर्सनल बायस हो सकता है कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक जो लोकल पर्सन करस्पॉन्डेंट है वो मान लो अपने किसी फ्रेंड, अपने किसी रिलेटिव का आर्टिकल दे दे, अपने किसी रिलेटिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दे न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर, तो पर्सनल बायस यानी कि पार्शालिटी हो सकती है, लेस एक्यूरेट डेटा मिलेगा। एंड डिले इन कलेक्शन, कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करने में कई बार टाइम लग जाता है। ये जो लोकल पर्सन्स होते हैं इन्हें डेटा कलेक्ट करने में टाइम भी लग सकता है। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने हमारा फर्स्ट वाला पूरा कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास में 3 चीजें थी। पहला था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेटर खुद किससे मिल रहा है? इन्वेस्टिगेटर खुद मिल रहा है रिस्पॉन्डेंट्स के साथ में। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पॉन्डेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किससे ले रहा है? विटनेस से। और
इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स के अंदर इन्वेस्टिगेटर ने किसे हायर कर रखा है, लोकल पर्संस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को हायर कर रखा है जो उसे रेगुलर बेसिस पर इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं। अब सेकंड हमारे पास में आता है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। इसमें भी हमारे पास में दो पार्ट हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो स्टडी कर रहा है, जो इंक्वायरी कर रहा है, जो पूरा डेटा कलेक्ट करवा रहा है। इन्वेस्टिगेटर जो है वो एक क्वेश्चनियर बनाता है। क्वेश्चनियर का मतलब है ये सिंपली एक क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेटर क्या करेगा, इस क्वेश्चनियर को, ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसे मेल कर देता है, किसको, रिस्पोंडेंट्स को मेल कर देता है जिनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उसमें मेंशन होता है कि आपका इंक्वायरी का पर्पस क्या है, आप जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करोगे वो सीक्रेट रहेगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, प्लीज सारे क्वेश्चंस के आंसर्स फिल करके इस क्वेश्चनियर को रिटर्न कर देना। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनियर बनाया और उसने क्वेश्चनियर किसे मेल कर दिया, उसने क्वेश्चनियर मेल कर दिया रिस्पोंडेंट्स को। रिस्पोंडेंट्स आंसर्स फिल करेंगे और इसे रिटर्न कर देंगे। इसे बोला जाता है पहला वाला मेलिंग सर्वे, या फिर इसे हम क्वेश्चनियर सर्वे भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, मेलिंग सर्वे या फिर क्वेश्चनियर सर्वे। अब इसका एक तरीका और होता है, इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनियर तो बनाया लेकिन इन्वेस्टिगेटर इस क्वेश्चनियर को मेल नहीं कर रहा। मेल करने की बजाय वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर एक बंदे को हायर करता है जिस बंदे का नाम होता है इन्यूमरेटर। क्या नाम होता है, इन्यूमरेटर। वो इसे क्वेश्चन पेपर देगा, क्वेश्चनियर किसे देगा, इन्यूमरेटर को, और इन्यूमरेटर को हर रिस्पोंडेंट के पास में भेजेगा, बोलेगा रिस्पोंडेंट से तुम ये जो क्वेश्चनियर में सवाल लिखे हैं इनके आंसर्स पूछो और तुम खुद इन आंसर्स को फिल करो। ये होता है हमारा इन्यूमरेटर्स मेथड। समझ में आ गया, मैंने मोटा मोटा बता दिया। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, क्वेश्चनियर बनाता है। दो तरीके हैं, एक है मेलिंग सर्वे यानी कि क्वेश्चनियर सर्वे, और दूसरा है इन्यूमरेटर्स मेथड। पहला समझते हैं। देखो, मेलिंग सर्वे के अंदर इन्यूमरेटर ने क्या करा, क्वेश्चनियर बनाया और क्वेश्चनियर बना के वो डायरेक्टली किसे मेल कर देता है, रिस्पोंडेंट्स को मेल कर देता है। द रिस्पोंडेंट्स नोट द आंसर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चनियर टू द इन्वेस्टिगेटर। जो भी रिस्पोंडेंट्स है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं और फिर वो क्वेश्चनियर किसे मेल कर देते हैं, दोबारा से इन्वेस्टिगेटर को रिटर्न कर देते हैं। साथ में एक लेटर भी अटैच्ड होता है जिसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट क्यों कर रहे हैं। आप जो भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करोगे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, टेंशन मत लो, वो सीक्रेट रहेगी। हमारा पर्पस ऑफ इंक्वायरी क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी। साथ में रिक्वेस्ट भी होती है कि प्लीज इसे पूरा फिल करके हमें रिटर्न करना। ये क्या है, मेलिंग सर्वे है। अब इसके हमारे पास में सूटेबिलिटी क्या क्या है, जब हमारी स्टडी बहुत वाइड है, 500 लोगों से रिलेटेड डाटा चाहिए, 1000 लोगों से रिलेटेड डाटा चाहिए, कुछ नहीं करना, एक क्वेश्चनियर बनाया और आपने 500,000 लोगों को मेल कर दिया। तो स्टडी जब हमारी वाइड है, जब बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर करना है, तब ये सूटेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ तब सूटेबल है जब हमारे जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो एजुकेटेड है। सिर्फ एजुकेटेड लोग ही यहाँ पर मेल के आंसर्स लिख सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। अनएजुकेटेड लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। फायदे क्या क्या है, इकोनॉमिकल है। आपने एक क्वेश्चन पेपर बना के 1000 लोगों को मेल कर दिया, एफर्ट भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, पैसा भी नहीं लग रहा। ओरिजिनल है क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कौन लिखेंगे, जिनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपने रिस्पोंडेंट्स को मेल करा है, रिस्पोंडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वही इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे हैं तो आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वाइड कवरेज है, यहाँ पर आप बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर सकते हो, बहुत सारे लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, आप खुद के पास में सोच के देख लो, खुद के ऊपर लेकर देख लो। आपके पास में एक मेल आई है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस है, क्या आप इंटरेस्ट दिखाओगे? मतलब हम सिर्फ उस चीज में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो चीज हमारे मतलब की है। ये सामने वाले के मतलब की चीज है, वो चाहे कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, हम उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर हमने एक बारी के लिए इंटरेस्ट ले लिया, हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देख लेंगे। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देंगे। कई बार तो हम क्वेश्चनियर को रिटर्न भी नहीं करते, मोस्टली रिटर्न नहीं करते। तो रिस्पॉन्डेंट्स वही है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो इस क्वेश्चनियर को रिटर्न ही नहीं करते। अगर रिटर्न करते हैं तो भी इनकम्प्लीट आंसर्स के साथ में रिटर्न कर देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिस्पोंडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो वो इसे इनकम्प्लीट छोड़ देगा। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अगर आप पर्सनली जाओगे, सामने वाले को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन को रीफ्रेम कर सकते हो, तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हो, वो चीज यहाँ पर नहीं है। लिमिटेड यूज है, ये मेथड तभी यूज करा जा सकता है जब आपके रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड हैं। अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बायस्ड है, आप सामने वाले के पास में पर्सनली नहीं जा रहे, आपने पूछा है, सामने वाले से क्वेश्चन पूछा है, आपके घर में 2 व्हीलर है
है या 4 व्हीलर है, बंदे के घर में 2 व्हीलर है, उसने लिख दिया 4 व्हीलर है शेकी झाड़ने के लिए। तो यहाँ पर बायसनेस हो सकती है, पार्शियलिटी हो सकती है, आपके कंक्लूजन्स भी गलत निकलेंगे। लेस एक्यूरेसी है, अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो सामने वाला उनके सही आंसर्स नहीं दे पाएगा, तो आपके पास में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी स्टडी है, पूरी इंक्वायरी है, वो अफेक्ट होगी। समझ में आ गया। वहीं इसका दूसरा पार्ट कौन सा था, इन्यूमरेटर्स मेथड। इन्वेस्टिगेटर ने यहाँ पर क्या करा है, क्वेश्चनेयर बनाया, और वो क्वेश्चनेयर बना के मेल नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेटर ने क्वेश्चनेयर बनाया और वो किसे हायर करेगा, वो इन्यूमरेटर को हायर करेगा। अब इन्यूमरेटर कौन बंदा है, इन्यूमरेटर वो बंदा है जो खुद सारे के सारे रेस्पोंडेंट्स के पास में क्वेश्चनेयर लेकर जाएगा और फिर रेस्पोंडेंट्स को क्वेश्चन बताएगा कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, और खुद उस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा, खुद उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है, 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो कहाँ पर थे हम, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, वो क्वेश्चनेयर बनाएगा और इन्यूमरेटर को हायर करेगा। इन्यूमरेटर वो इंसान है जो इन रेस्पोंडेंट्स के पास में जाएगा, इनसे क्वेश्चंस पूछेगा और खुद उस क्वेश्चनेयर को फिल करेगा। इसे बोला जाता है इन्यूमरेटर्स मेथड। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चनेयर है, इसे हम क्वेश्चनेयर ना बोल के क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स। क्या बोलते हैं, शेड्यूल्स। तो अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनेयर इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। इन्यूमरेटर खुद जो है वो रिस्पोंडेंट्स के पास में जाता है। क्वेश्चनेयर विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमरेटर देमसेल्व्स बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल्स। इन्यूमरेटर जो है वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा, सारे के सारे आंसर्स आएंगे और उन आंसर्स को खुद फिल करेगा। इन्यूमरेटर्स को इस काम के लिए ट्रेनिंग मिलती है कि उसे किस तरह से रिस्पोंडेंट से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और किस तरह से इन शेड्यूल्स को फिल करना है। तो ये कब कब सूटेबल है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद तो नहीं जा रहा, वो सिंपली इन्यूमरेटर्स को हायर करेगा, उन्हें भेजेगा। दिस मैथड इज सूटेबल व्हेन द इन्वेस्टिगेशन नीड्स स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्यूमरेटर्स। कब सूटेबल है, जब हमें स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्यूमरेटर्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, तब ये मैथड सूटेबल है। This method is suitable when the enumerators are well versed in the local language and cultural norms of the respondents. ये method तब suitable है जब जो enumerators आप भेज रहे हो उन्हें respondents की local language आनी चाहिए, उन्हें उनके culture, उनके पहनावे, उनकी habits के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो उनसे बात करके आंसर्स ले सकता है और फिल कर सकता है। मेरिट्स क्या क्या है, वाइड कवरेज हो जाता है। देखो पहले वाला जो था, जो हम लोगों ने क्वेश्चनेयर वाला पढ़ा था, मेल करा जा रहा था, वो सिर्फ तभी सूटेबल है जब आपके रिस्पोंडेंट्स एजुकेटेड हैं। यहाँ पर हम इलिटरेट से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को शेड्यूल्स फिल नहीं करने, सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इंफॉर्मेशन कौन फिल करेगा, इन्यूमरेटर फिल करेगा। वाइड कवरेज हो गया, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड और ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स कर रहे हैं। एन्यूमरेटर्स को इस काम के लिए स्पेशली अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर रिस्पोंडेंट से पर्सनल कांटेक्ट करा जा रहा है, तो हमें एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इम्पार्शियलिटी है, यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर खुद है वो रिस्पोंडेंट्स के पास में नहीं जा रहा, कौन जा रहा है, इन्यूमरेटर जा रहा है, और इन्यूमरेटर का सिर्फ ये काम है, उसे कोई लेना देना नहीं है इस स्टडी से, इस इंक्वायरी से। उसका सिर्फ काम है कि उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। तो यहाँ पर इन्यूमरेटर के साइड से किसी भी तरह की पार्शियलिटी या फिर बायस, भेदभाव नहीं हो सकता। और कंप्लीटनेस का हमें फायदा मिलेगा। जब आप मेल करते हो, 10 क्वेश्चंस आपने भेजे हैं, हो सकता है सामने वाला 5 आंसर्स लिखकर ही मेल कर दे, रिटर्न कर दे, लेकिन यहाँ पर आपके शेड्यूल्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि इन शेड्यूल्स को फिल करने वाला रिस्पोंडेंट नहीं है, एन्यूमरेटर क्वेश्चन पूछ के इन शेड्यूल्स को फिल कर रहा है। तो अगर मान लो रिस्पोंडेंट को किसी चीज का आंसर नहीं भी आ रहा, तो वो क्वेश्चन को रीफ्रेम करेगा, दूसरी भाषा में तोड़ मरोड़ के इन्फॉर्मेशन लेकर फिल करेगा। यहाँ पर हमारे शेड्यूल्स कंप्लीट होंगे। डीमेरिट्स क्या क्या है, एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि इस काम के लिए हर इंक्वायरी के लिए अलग से एन्यूमरेटर्स हायर करे जाते हैं और एन्यूमरेटर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एन्यूमरेटर्स की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करना पड़ता है, एक्सपेंसिव है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स, हमें ट्रेंड, स्किल्ड, स्पेशलाइज्ड एन्यूमरेटर्स मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे एन्यूमरेटर्स, कॉम्पिटेंट, काबिल एन्यूमरेटर्स अवेलेबल नहीं होते। अगर ये अवेलेबल हैं तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आएगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। टाइम कंज्यूमिंग है, पहले आपको एन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद में ही वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये देखो एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको एन्यूमरेटर्स को सैलरी भी पे करनी है, उनकी ट्रेनिंग पर भी पैसा खर्च करना है, वो हर रिस्पोंडेंट के पास में पर्सनली जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आती है। तो
प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सूटेबल नहीं है क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा पड़ता है, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ही इसे यूज़ कर पाते हैं। और पार्शल है, ऐसा भी हो सकता है जो इन्यूमरेटर है वो किसी रिस्पोंडेंट के टूवर्ड्स पार्शल हो, किसी से बहुत ज़्यादा मान लो उसका नोन निकल गया तो वो गलत इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर फिल कर सकता है। समझ में आ गया? तो सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। ये जो इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनियर क्वेश्चन पेपर बना रहा है ना, इसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, सिर्फ वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपकी इंक्वायरी से रिलेटेड है, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं। सिंप्लिसिटी यानी कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट से क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चंस प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, एक सीक्वेंस के अंदर। आपका क्या नाम है, आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी क्या अर्निंग्स हैं, आपके कितने बच्चे हैं, तो एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस, आलतू फालतू पर्सनल क्वेश्चंस, कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसे क्वेश्चंस ना हो जिसका आंसर देते टाइम पर जो बेचारा रिस्पोंडेंट है वो ऑफेंड हो जाए, उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस ना हो। कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ऐसे आंसर्स होने चाहिए जिसका आंसर सामने वाला आराम से दे सके। कोई कंट्रोवर्सी, कोई डिबेट यहाँ पर नहीं। मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा। एक प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे भी कई बार करा जाता है कि आप एक बार टेस्ट कर लो, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप रिस्पोंडेंट से पूछ कर देखो। अगर रिस्पोंडेंट्स आंसर दे पा रहे हैं तो ठीक है, आपका क्वेश्चनेयर सही है। अगर वो आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को रिफ्रेम करो, तोड़ मरोड़ के पूछो। तो इस तरह से पहले से टेस्टिंग हो सकती है। इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस को प्लीज फिल कर देना, इस तरह से आपको फिल करना है। क्रॉस वेरिफिकेशन, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो जिसकी हेल्प से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए कि भाई ये पता चल जाए कि सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, जो आंसर दे रहा है वो सही तो है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होने चाहिए जिससे ये पता चल जाए सामने वाला जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही तो है ना, क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके। और साथ में रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न होनी चाहिए कि प्लीज हमारा ये पर्पस है इस इन्वेस्टिगेशन, इस स्टडी का, इस क्वेश्चनेयर को अच्छे से फिल करें और प्लीज रिटर्न करें। आप जो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट रहेगी। समझ में आ गया? आगे देखो किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके दो ही आंसर्स होते हैं, या तो यस या फिर नो, गुड या फिर बैड, राइट या फिर रॉन्ग, इस तरह के आंसर्स। आपके पास में गाड़ी है तो यस या नो, ये आंसर हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, 4 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस है। आप ऑफिस काहे से जाते हो, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से, बस से जाते हो, कैब से जाते हो, कैसे जाते हो, इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, जिसकी हेल्प से आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। ओपन क्वेश्चंस हो सकते हैं जहां पर आप सामने वाले का ओपिनियन पूछ रहे हो कि बताओ देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सही हो सकता है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम कैसे कम हो सकती है, महंगाई कैसे कम हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। बेसिकली हमें ऊपर वाले 3 तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए। ठीक बात है? आगे देखो, थर्ड हमारे पास में आता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो रिस्पोंडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो रिस्पोंडेंट्स को कॉल करेगा और कॉल पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ये टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। कोई क्वेश्चनियर वाला काम नहीं है, कोई पर्सनली जाना नहीं है, कोई इन्यूमरेटर वगैरह कुछ नहीं है। इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट्स को कॉल करेगा, कॉल पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। फायदे क्या है? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, खुद रिस्पोंडेंट्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रिलायबल है, आप इन्फॉर्मेशन पर निर्भर कर सकते हो, और सबसे सस्ता है, कोई एफर्ट्स नहीं, कोई टाइम नहीं लग रहा। रिस्पोंडेंट्स आर फ्री फ्रॉम पर्सनल एम्बेरसमेंट। एक तो रिस्पोंडेंट से आप फेस टू फेस मिल रहे हो, वो शाई फील कर सकते हैं, हेजिटेशन होगी। फोन पर हमें वो हेजिटेशन फील नहीं होती, तो रिस्पोंडेंट्स के साइड में किसी तरह का कोई पर्सनल एम्बेरसमेंट नहीं होगा। डीमेरिट्स क्या क्या है? पर्सनल बायस हो सकता है, जो रिस्पोंडेंट्स हैं हो सकता है वो गलत इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दें, पर्सनल बायस, भेदभाव हो सकता है। इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट को जानता है तो वो उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन लिख सकता है। लिमिटेड एक्सेस है, आप सिर्फ उन्हीं रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो जिनके घर में टेलीफोन है, यानी कि फोन है, लेकिन ये तो आजकल सबके घरों में होता है। ठीक बात है, तीनों समझ में आ गए? तो ये हमारे 3 मेथड्स थे जिनकी हेल्प से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, जब सेकेंडरी डेटा की बात आती है, सेकेंडरी डेटा कौन सा डेटा है? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, किसी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी डेटा को कलेक्ट कर रखा है, हम सिंपली उसी डेटा को यूज कर रहे हैं, वो है सेकेंडरी डेटा। ओरिजिनल डेटा नहीं है, सेकेंड हैंड डेटा है। अब ये 2 तरीका होता है, पब्लिश्ड सोर्स और अनपब्लिश्ड सोर्स। मान लो जिस एजेंसी, इंस्टीट्यूशन ने डेटा कलेक्ट करा था, उसने इस डेटा को छपवा दिया न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स वगैरह में, तो वो पब्लिश्ड सोर्सेज हैं। लेकिन उसने उस डेटा को पब्लिश नहीं करवाया, यानी कि छपवाया नहीं है।
किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने जो डाटा है वो खुद के ऑफिस यूज के लिए कलेक्ट करा है, जिस डाटा को उन्होंने पब्लिश नहीं करवाया उस डाटा को बोल देते हैं अनपब्लिश्ड डाटा। जो छप गया वो पब्लिश्ड है, जो छपा नहीं है, सिर्फ उनके पास में फाइल्स में डाटा कलेक्टेड है, रिकॉर्ड है उनके पास में, वो है अनपब्लिश्ड डाटा या फिर अनपब्लिश्ड सोर्स। तो देखो, पब्लिश्ड सोर्सेज की बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे सोर्सेज है। पहला है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके उस डाटा को पब्लिश करती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड डाटा होता है, बैंक से रिलेटेड डाटा होता है। तो याद रखना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके उसे पब्लिश करवाती हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स वगैरह में आपको मिलेगा। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे म्यूनसिपालिटीज हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस है, ये बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके उसे पब्लिश कराते हैं। बर्थ रेट से रिलेटेड, डेथ रेट से रिलेटेड, लिटरेसी रेट से रिलेटेड, या फिर पॉपुलेशन किस जगह पर कितनी है, सारी चीजें। बहुत सारे कमिटीज और कमीशंस की रिपोर्ट्स भी होती है, जैसे प्लानिंग कमीशन है, उसकी जगह पर आज आ गया नीति आयोग। फाइनेंस कमीशन हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गए। तो ये कमिटीज, कमीशंस भी अपनी जो भी डेटा है कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को पब्लिश करवाते हैं। ट्रेड एसोसिएशंस की पब्लिकेशंस भी होते हैं, जैसे शुगर मिल्स हो गया, जिनका काम है ट्रेड करना। टेक्सटाइल मिल्स हो गया, ये जिस एरिया में ये काम कर रहे हैं, यानी कि ये जो जिस चीज से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, ये व्यापार कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, सेल परचेज हो गया, ये उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करके पब्लिश करवाते हैं। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर कॉलेजेस वगैरह हैं, जो रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारा और उसे पब्लिश करवा देते हैं। वहाँ से हम डेटा ले सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर के अंदर, जर्नल्स में, मैगजीन्स के थ्रू बहुत सारा डेटा मिल जाता है। रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स रिसर्च करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को कई बार पब्लिश भी करवा देते हैं। हम इस डाटा को भी यूज़ कर सकते हैं। और तो और इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, जैसे यूएनओ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये डाटा कलेक्ट करके ये भी उस डाटा को पब्लिश करवाते हैं। ये सारा डाटा भी हम यूज कर सकते हैं नेट वगैरह से लेकर। तो याद रहेगा, ये पब्लिश्ड सोर्सेज है, हम इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज के लिए मैंने आपको क्या बताया, देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डाटा एज वेल। ये वो डाटा है जो सरकार कलेक्ट करती है खुद के यूज के लिए, खुद के ऑफिस रिकॉर्ड के लिए। ये आपको सरकार की फाइल्स में मिल जाएगा, बुक्स के अंदर मिल जाएगा। इस डाटा को सरकार पब्लिश नहीं करवा सकती, हम इस डाटा को भी यूज कर सकते हैं। हम उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। ये है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। लेकिन जब हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं, ये वाला डाटा, ये जो पब्लिश्ड सोर्सेज हैं चाहे वो अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं, जब हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा मतलब वो डाटा ऑलरेडी किसी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कलेक्ट कर रखा है, किसी और पर्पज से कलेक्ट करा होगा, हम उस डाटा को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उस डाटा को यूज कर रहे हैं, उस टाइम पर हमें किन प्रिकॉशंस को दिमाग में रखना है, किन किन चीजों को हमें दिमाग में रखना है। पहला है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार इस डाटा को कलेक्ट करा था, उसकी एबिलिटी आपको पता होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन सही तो है ना, किसने उस डाटा को कलेक्ट कर रखा है। आपको नेट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको पता होना चाहिए नेट पर आंसर देने वाला कौन है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नेट पर अवेलेबल होते हैं, आधे सही होते हैं, आधे गलत होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सामने वाले की एबिलिटी क्या है, उसने जो कलेक्ट करा है वो काबिल भी है या नहीं है, सामने वाले का क्या ऑब्जेक्टिव था, सामने वाले ने ये डाटा क्यों कलेक्ट करा था, उसका क्या मकसद था। उसका मकसद और अभी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आपका मकसद मैच करना चाहिए, तभी आप उस डाटा को यूज कर सकते हो। उसका डाटा को कलेक्ट करने का क्या मेथड था, आप चाहते हो आपको एकदम एक्यूरेट डाटा चाहिए, वो मिलेगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। और सामने वाले ने वो डाटा कलेक्ट करा था, जिसका डाटा आप यूज कर रहे हो, उसने वो डाटा कलेक्ट करा था इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से। तो आपका मेथड ऑफ कलेक्शन और उसका मेथड ऑफ कलेक्शन मैच करना चाहिए। आपको एक्यूरेट चाहिए और उसने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन से कलेक्ट करा है, तो आप इस डाटा को यूज नहीं कर सकते। टाइम का पता होना चाहिए। मान लो अभी देश के अंदर पीस चल रहा है, शांति चल रही है, लेकिन सामने वाले ने जो डाटा आप यूज कर रहे हो, जो सेकेंडरी डाटा है, वो तब कलेक्ट करा गया था जब देश के अंदर वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो आप उस डाटा को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम और कंडीशंस मैच नहीं कर रही हैं, है ना। डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, यूनिट का पता होना चाहिए। आप मान लो इनकम लिख रहे हो किसी भी पर्टिकुलर एरिया की, आपको रुपीज में इंफॉर्मेशन चाहिए और आपके पास में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो डॉलर्स के अंदर है, वो भी पता होना चाहिए, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्यूरेसी का पता होना चाहिए। अगर आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो डाटा आपके पास में अवेलेबल है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आप उस डाटा को यूज नहीं कर सकते। तो इन चीजों को हमें दिमाग में रखना है। फिर एक लास्ट छोटा सा टॉपिक आता है सेकेंडरी डेटा के। हमारे पास में दो सोर्सेज हैं, एक होता है सेंसस ऑफ इंडिया
और एक होता है एनएसएसओ की रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट। तो देखो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, दो याद रहेगा, सेंसस ऑफ इंडिया और एनएसएसओ की रिपोर्ट। ये सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज है हमारे पास में, यहाँ से हम सेकेंडरी डेटा ले सकते हैं। तो देखो पहली बात तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, एक डेसेनियल पब्लिकेशन है। हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, सेंसस कंडक्ट करा जाता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी देश की कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, किस एरिया में कितने लोग हैं, किस एरिया में भीड़ ज़्यादा है, किस एरिया में भीड़ कम है, लिटरेसी रेट वगैरह क्या है। तो सेंसस ऑफ इंडिया क्या है, डेसीनियल पब्लिकेशन है, हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है। कौन पब्लिश करवाता है, छपवाता है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। पॉपुलेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पर पॉपुलेशन की भीड़ ज़्यादा है, कहाँ भीड़ कम है, सेक्स कॉम्पोजिशन, मेल ज़्यादा है, फीमेल ज़्यादा है, लिटरेसी रेट वगैरह हो गए, पॉपुलेशन कितना खर्चा वगैरह कर रही है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, सेंसस ऑफ इंडिया के अंदर। वहीं दूसरा है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट्स और उनके भी पब्लिकेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी है, इसका अब नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, पहले से ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे। ये भी एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करता है। तो ये भी सैंपल सर्वे करवाता है। सैंपल सर्वे मतलब 1000 लोगों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो 1000 के 1000 से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की बजाय रैंडमली कुछ 100 लोग सिलेक्ट कर लिए और 100 से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। 100 से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बेसिस पर हम लोगों ने 1000 से रिलेटेड कंक्लूजन्स निकाल लिए, है ना। ये होता है सैंपल मेथड। मैंने आपको राइस वाला एग्जांपल दिया था कि कुकर में राइस है, वो पके या नहीं पके, उसके लिए मम्मी 2-3 राइस के ग्रेन्स निकालती हैं, उन्हें दबा के देखती हैं, अगर वो पक गए तो मम्मी अंदाजा लगा लेती है कि सारे राइस पक गए। तो 1000 से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, रैंडमली 100 से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके आपने 1000 के लिए कंक्लूजन निकाल लिया। ये है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के रिपोर्ट्स और पब्लिकेशन। तो लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास में कितना लाइव स्टॉक है, गाय भैंस वगैरह कितनी है, हाउसिंग कंडीशंस कैसी हैं, कितने लोगों के पास में घर हैं, कितना माइग्रेशन हो रहा है, कितने लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहे हैं, देश में एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना खर्चा कर रहे हैं और किस तरह का खर्चा कर रहे हैं, कौन से गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करा जा रहा है, लोगों की इनकम कितनी है, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम कितनी है। इस तरह की चीजों का पता हमें चलता है एनएसएसओ की रिपोर्ट से। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। अब कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, आज कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा है, कल डेटा को कलेक्ट करने के लिए भी 2 मेथड है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड, उसे डिस्कस करेंगे हम लोग। सो अगर लेक्चर अच्छा लगा और लग रहा है यार मैम अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रही है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, क्योंकि जितना स्टूडेंट्स तक मैं पहुंचूंगी ना उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती हूँ तो मैं ऐसी ही एक 15 डेज प्लेज और लेकर आऊँगी, जिसके अंदर हम लोग हमारे स्टैट्स के बचे हुए चैप्टर और माइक्रो के बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। सो प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, शेयर दीज वीडियोज़ विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।